हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.4 के बारे में बच्चों बात करेंगे, जो कि प्रायिकता के चैप्टर एक्सरसाइज 13.1, 2 और 3 को हम बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके हैं। आपके पास वीडियो प्रोवाइड भी हो चुके होंगे बच्चों। आज इस वीडियो से के अंदर हम एक्सरसाइज 13.4 के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ये आपका लास्ट पेपर चल रहा है, इसके बाद आपका अनसॉल्व पेपर स्टार्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फॉर्मूले के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जिससे कि जब हम अनशॉर्ट पेपर कराएं तो आपको समस्या ना आए बच्चों। ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन हम कराते हैं उनको सारे को चैप्टर वाइज विद एक्सरसाइज वाइज चैप्टर वाइज लिख लीजिएगा बच्चों, और उनको बार बार रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 13.4 में बेसिकली बच्चों हम पढ़ने के वाले हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज 13.4 में बेसिकली हम बच्चों दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। क्या? एक तो बच्चों यादृच्छिक परीक्षण, ठीक है, यादृच्छिक परीक्षण और प्रायिकता आवंटन के बारे में बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता आवंटन क्या होती है और यादृच्छिक परीक्षण का चर, यादृच्छिक चर के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। यादृच्छिक चर और प्रायिकता आवंटन, इन दो चीज़ों के बारे में बेसिकली स्टार्टिंग में हम पढ़ने वाले हैं। तो यादृच्छिक चर क्या होता है, यानी रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और प्रायिकता आवंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो डेफिनेशन थोड़ा सा देखिए, और लैंग्वेजली अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ना समझते हुए मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा, जिससे कि आप यादृच्छिक चर को समझ जाएंगे और प्रायिकता आवंटन को भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लेकिन डेफिनेशन से क्लियर ना हो तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको वो एकदम क्लियरली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्यक्ष समष्टि होता है। यानी यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर फलन का वह मान होता है जिसका प्रांत, जिसका डोमेन, प्रांत मतलब डोमेन, जिसका प्रांत प्रत्यय समष्टि का प्रतिदर्श समष्टि का, जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है, जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है, जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। मतलब कि यादृच्छिक चर होता क्या है, देखिए यादृच्छिक चर फलन का क्या होता है, कोई वैल्यू होती है, किसी फंक्शन की कोई रियल वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, जिसका जो प्रांत होता है वो किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होगा। अब कैसे होगा, इसकी एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन से हो सकता है वो कम पढ़ पढ़ रहा हो, लेकिन जब आप इसकी मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको आई होप कि वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल हम बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लीजिए बच्चों एक सिक्के को हमने 2 बार टॉस किया। ठीक है, एक सिक्के को हमने 2 बार टॉस किया और उससे जो आउटकम हमें जो मिले हैं, जो रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, तो जो x है एक यादृच्छिक चर है और वो हेडों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे किसी एक सिक्के को, किसी एक सिक्के को 2 बार
उछालने पर, उछालने पर प्राप्त परिणामों में एक्स हेड की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक्स जो चित आ रहे हैं, चितों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जहां x एक यादृच्छिक चर है, जहां x एक यादृच्छिक चर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ जाएंगे कि यादृच्छिक चर होता क्या है। यानी हमने किसी सिक्के को टॉस किया बच्चों, ठीक है, तो किसी सिक्के को जब हम टॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे पास आएंगे, और उन रिजल्ट्स को लेकर जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, रिजल्ट मिलेंगे, सैंपल पॉइंट मिलेंगे, और उन सैंपल पॉइंटों से हम जो है प्रदर्शन समष्टि बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो जो उसमें हेड, नंबर ऑफ हेड है, हेडों की जो संख्या आएगी उसको x क्या कहेगा, x प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यानी x क्या है, x है सिक्के को दो बार उछालने पर आए हेडों की संख्या। क्या है x? सिक्के को दो बार उछालने पर आए हेडों की संख्या। ठीक है, या टेल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे फिलहाल हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x क्या है, सिक्के को दो बार उछालने पर आए हेडों की संख्या, और x एक यादृच्छिक चर है। तो अब देखिए यादृच्छिक चर है क्या, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा। जब हम किसी सिक्के को दो बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्या क्या आ सकता है बच्चों, हेड आ सकता है, पहली बार फेंकर टॉस किया तब भी हेड आए, दूसरी बार टॉस किया फिर भी हेड आया, या फिर पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार भी टेल आ सकता है, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड। इतनी तो परिणाम बनेंगे भाई। सिक्के के दो फेस होते हैं, उसको दो बार उछाल रहे तो 4 सैंपल पॉइंट आएंगे, तो 4 सैंपल पॉइंट आ गए बच्चों। ठीक है, डिफरेंट सैंपल पॉइंट आएंगे 4, तो आगे ये संभव परिणाम बन सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम निकालेंगे x क्या है, एक यादृच्छिक चर है, तो x क्या है, एक यादृच्छिक चर है, तो x में हेड कितने हेड आ रहे हैं, क्योंकि x क्या है भाई, x चितों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी x क्या है, नंबर ऑफ हेडों की संख्या, x क्या है, हेडों की संख्या। तो इसकी अगर हम बात करें इस सैंपल पॉइंट में h तो कितने हेड आ रहे हैं बच्चों, इसमें हेड आ रहे हैं 2। कितने हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें x यादृच्छिक चर है तो t इसमें कितने हेड आ रहे हैं, इसमें हेड आ रहे हैं 0। ठीक है भाई, और ht अगर x ht कह दो या th कह दो, बात तो एक ही है, या x th कह दो, तो इसमें कितने हेड आ रहे हैं भाई 1, इसमें कितने हेड आ रहे हैं 1। तो अब समझिए आप x एक यादृच्छिक चर है, तो यादृच्छिक चर होता क्या है, सिक्के को उछाला 2 बार, सैंपल पॉइंट से सैंपल स्पेस बना दिया। अब उसने कहा है x हेडों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी x क्या है, हेड, जितने हेड आ रहे हैं उनकी संख्या x है। तो हमने निकाली भाई, इसमें कितने हेड है, h में 2 हेड है, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। टी कितने हेड है, एक भी हेड नहीं है, मतलब 0 हेड है भाई, एक भी हेड नहीं, इट मीन्स दैट कि 0 हेड है। एच कितने हेड है, कि 1 हेड है, ओके। टी कितने हेड है, कि 1 हेड है। तो हेडों की संख्या क्या निकल के आई, जो हेडों की संख्या निकल के आई उसी को हम बोलेंगे स्वैच्छिक, उसी को हम बोलेंगे यादृच्छिक चर। ठीक है, तो यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल x बराबर क्या होगा, ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ भी हेड 1 है, यहाँ भी हेड 1 है, तो एक ही बार लिख आएंगे, तो 0 1 2 ये होता है यादृच्छिक चर। समझ में आया एग्जाम्पल से? आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एक अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल या क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। पेशेंस बना के रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार लिखा है डेफिनेशन और डायरेक्ट एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में पक्का तो आ जाएगा पहले एग्जाम्पल से, लेकिन अगर
कुछ बच्चों के नहीं आ रहा तो पेशेंस रखिएगा यार, 2-4 क्वेश्चंस देखिएगा और 100% दीजिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, क्योंकि हर चीज़ का लेवल एक जैसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आसान नहीं है, इतना होता है, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा ना अपनी सोच को बढ़ाना पड़ता है कंपैरिजन अदर चैप्टर्स, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ एक बार, किसी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम में x चितों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जहाँ x एक यादृच्छिक चर है। तो हम समझ रहे हैं रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर क्या है उसको समझ रहे हैं। तो भाई x क्या है, हेड की संख्या, x क्या है, हेड की संख्या। तो हमने सिक्के को 2 बार उछाला, सैंपल पॉइंट्स मिले, सैंपल स्पेस बनाया। अब इसमें हमने देखा कि हेडों की संख्या को कलेक्ट करना है हमें, हेडों की संख्या, हेड की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या है, x हेडों की संख्या है, x हेडों की संख्या है। तो भाई x हेडों की संख्या h, इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 0 हेड आ रहे हैं, इट मीन्स दैट कि एक भी हेड नहीं आ रहा। इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 1 हेड आ रहा है, ओके। इसमें कितने हेड आ रहे हैं, कि 1 हेड आ रहा है। तो बस ये जो हेडों की संख्या आई है यही है यादृच्छिक चर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यादृच्छिक चर x बराबर 0, 1 एंड 2, इसको या फिर इसको हम एक साथ भी कह सकते थे भाई, x ht बोल दो या th बोल दो, क्योंकि ht बोल दो या th बोल दो, अरे यार th या ht, भैया आने वाला तो एक ही हेड है ना, इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, तो आप तो एक ही हेड रहा है ना, तो एक को 2 बार थोड़ी लिखेंगे, सिंगल टाइम ओनली, ठीक है। तो 1 0 2 लिख दो, 2 0 1 लिख दो, 0 1 2 लिख दो, 0 2 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, ऑर्डर से कोई मीन्स नहीं है, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ हेड इस इवेंट में, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं यादृच्छिक चर। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ओके। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर, देखिए एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कि यही चीज़ है, इसमें हम एक चीज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है और x जो है, x यहाँ से थोड़ा चेंज हम करेंगे, ठीक है। चलो एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, ठीक है, और यहाँ पर x कर लो, देखो ऐसी जगह y भी आ सकता है, z भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है और प्राप्त परिणामों में, 2 बार की जगह 3 बार कर दो यार, चलो थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन अलग हो जाएगा। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम में x चरों की x चितों की संख्या माइनस x चितों की संख्या व पटों की संख्या के अंतर को बताता है, जहां x चितों की संख्या व पटों की संख्या को बताता है। ये हटा दें भाई, ठीक है, ये चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ आ गए हम। किसी एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणामों में x चितों की संख्या व पटों की संख्या के अंतर को बताता है, जहां x एक यादृच्छिक चर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x क्या है, x क्या है, यहाँ पर जो x है वो हेडों की संख्या माइनस पटों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। हेडों की संख्या माइनस पटों की संख्या, ठीक है, इसको बता रहा है x, और x यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक चर है बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बच्चों बनेगा हेड 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 टेल टेल टेल, ठीक है, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड,
या टेल हेड टेल या टेल टेल हेड या हेड टेल टेल। ठीक है, 8 परिणाम बनेंगे। ठीक है, 2 की घात 3 यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ठीक है, सेम तो नहीं है ना कोई? यस, नो सेम, कोई सेम नहीं है। चलो ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गई सैंपल स्पेस। अब क्या कह रहे हैं? x चितों की संख्या व पटों की संख्या के अंतर को बताता है। तो x क्या है? चितों की संख्या व पटों की संख्या के अंतर को। तो देखिए भाई, हम यहाँ पे बात करें तो इसमें अगर हम बात करें h h h, तो भाई कितने हेड हैं? कितने हेड हैं? कितने? 3 हेड हैं। कितने पट हैं? कि एक भी पट नहीं है। इसमें बात कर रहे हैं सैंपल पॉइंट में, कितने हेड हैं? कि 3 हेड हैं। कितने पट हैं? कि 0 पट हैं। तो हेड माइनस पट कितना आया? 0। क्लियर? एक्स टी टी में अगर हम बात करें टी टी टी, कितने हेड हैं? हेडों की संख्या माइनस पटों की संख्या। तो कितने हेड हैं? कि 0 हेड हैं, एक भी हेड नहीं है, इट मींस दैट 0 हेड है। कितने पट हैं? -3 पट हैं। तो कितना? -3। एक्स एच एच टी की अगर हम बात करें तो कितने हेड हैं भाई? कि 2 हेड हैं। कितने टेल हैं? कि 1 टेल हैं। क्योंकि एक्स किसको दर्शा रहा है प्यारे? चितों की संख्या व पटों की संख्या का अंतर। ठीक है, डिफरेंस माइनस। तो कितने हेड हैं? 2 हेड हैं। कितने टेल हैं? 1 टेल है। अंतर कितना आया? 1। इसको दर्शाएगा एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स एच टी एच, तो कितने हेड हैं? 2 हेड हैं। कितने टेल हैं? 1 टेल हैं। कितना आएगा? 1। तो ऐसे कितने बन रहे हैं बच्चों? जिसमें 2 हेड 1 टेल हैं, तो 1 2 और 3। तो इन तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा। तो तीनों का अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक लिख दो या तीनों को एक साथ लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, या फिर मैं लिखा के दिखा देता हूँ। वैसे अब आगे अगर सवाल आएगा तो एक ही रिजल्ट अगर हमें मिल रहा है तो उनको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्स तो इन तीनों के लिए तो यही आएगा। ठीक है, एक और चलो रह गया, मैं लिख ही देता हूँ। एस टी टी हो गया, एस टी एच हो गया और टी एच एच हो गया। तो टी एच एच कितने हेड हैं? 2 हेड हैं। कितने टेल हैं? 1 टेल हैं। कितना आएगा? 1। ठीक है, अब उसके बाद एक्स किसको दर्शा रहा है? ये हो गए, यहाँ तक हो गए। ये टी एच एच या टी टी एच या एस टी टी, एक ही बात है। टी एच टी या टी टी एच या एच टी टी, कुल मिला के कितने हेड हैं? 2 हेड, 1 हेड है, सॉरी 1 हेड है। और टेल कितने हैं? 2, कुल मिला के -1 आ गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आए हैं नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल जो आए हैं, ठीक है बच्चों, यही है क्या? यादृच्छिक चर, यानी x बराबर क्या 0 आया? कोई 0 आया है। चलो किसी को भी पहले कहीं लिख दो, कोई इसकी प्रॉब्लम है नहीं, 0 तो नहीं आया। 3 -3 1 और -1, ये जो निकल के आया है यही है बच्चों यादृच्छिक चर। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से अब आपको क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है यादृच्छिक चर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से कर दीजिए। ठीक है, ये मतलब आपको क्लियर हो गया कि यादृच्छिक चर क्या है। ठीक है, यादृच्छिक चर क्या होता है? यादृच्छिक चर जो होता है वो फलन का वह मान होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्यक्ष समष्टि होता है। तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी चीज़ इसके बाद आ जाती है आपकी इसमें प्रायिकता बंटन। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको थोड़ा सा हम समझने के लिए एग्जाम्पल तो यही काम कर जाएगा। चलो मैं बदल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी मैं आपको जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और इन दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे फिर हम एक्सेल के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे हमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो पेशेंस रखें, वीडियो को देखें, पूरा समझें, 100% अपना दें। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको बच्चों समझाया जाए। ठीक है, लेकिन कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए।
अब देखिए बच्चों, बात करेंगे हम यहाँ पे प्रायिकता बंटन के बारे में। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन क्या है बच्चों? देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यादृच्छिक चर निकाल रहे थे। यादृच्छिक चर क्या होता है वो आप समझ गए, ठीक है। प्रायिकता बंटन में क्या होगा कि जो हमने यादृच्छिक चर निकाले हैं उनके करस्पॉन्डिंग अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी और निकाल लें, प्रायिकता और निकाल लें, जो भी हमने यादृच्छिक चर निकाले थे उनकी अगर हम उनके संगत प्रायिकता और निकाल लें और उन यादृच्छिक चर और उन प्रायिकताओं को एक टेबल की फॉर्म में अगर हम लिख दें तो उसी को हम बोलते हैं प्रायिकता बंटन। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा। यादृच्छिक चर व यादृच्छिक चर के संगत उनकी प्रायिकताओं को चर के संगत उनकी प्रायिकताओं को बंटन, बंटन मतलब टेबल, सारणी के रूप में लिखना ही प्रायिकता बंटन कहलाता है। ये बच्चों थोड़ा सा मेरी अपनी लैंग्वेज में है, किताबी लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आप हूं मैं शायद, ये एक्चुअली वो रियल लैंग्वेज है जो हम क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की से ही मैंने लैंग्वेज बना के लिखी है, तो कोई किताबी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा ये, जैसे कि आपको हर चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यादृच्छिक चर व यादृच्छिक चर की संगत प्रोबेबिलिटी को अगर हम एक टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो वही क्या होता है, प्रायिकता बंटन होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अभी तक जो हमने दो एग्जाम्पल समझे वो समझे यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल तो यूज होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी फाइंड करेंगे और फिर उनको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो जो है वो आपकी प्रायिकता बंटन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम क्या लें, एग्जाम्पल हम बच्चों एक ले लेते हैं। सपोज कि हमने दो पासे फेंके एक साथ। ठीक है, दो पासों को हमने टॉस किया और x एक यादृच्छिक चर है। x इस बात को दर्शाता है कि प्राप्त अंकों का पासों को जब हमने टॉस किया तो दोनों पासों के अंकों के योग को दर्शाता है, दोनों पासों के अंकों के योग को दर्शाता है। ये हम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, एक एग्जांपल में लिखता हूँ। दो पासों को उछालने पर प्राप्त अंकों के योग को x दर्शाता है। x दर्शाता है। ठीक है, दो पासों को छानने पर प्राप्त अंकों के योग को x दर्शाता है, जहां x एक यादृच्छिक चर है। ठीक है बच्चों, यादृच्छिक चर है कि प्रायिकता बंटन बनाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यानी दो पासे हैं, उनको छाला हमने। ठीक है, और उनको छालकर जो पासों पर अंक आए उनके योग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके योग को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों x, और x एक यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पर उसकी प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स दैट की प्रायिकता बंटन हमको बनानी है। तो प्रायिकता बंटन हम कैसे बनाते हैं उसको समझिए। ठीक है बच्चों, देखिए
सबसे पहले जब हम दो पासों को उछालेंगे तो पहले से समष्टि क्या आएगी। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो पासे के जो फेस होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं, वो सॉरी 6 होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और 2 को उछाल रहे हैं या 2 बार उछाल रहे हैं एक पासे को, ये भी आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो टोटल सैंपल पॉइंट आएंगे 2 पासों को एक साथ उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर, तो 6 फेस होते हैं और 2 टाइम उसको हम टॉस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि 2 की पावर 6 की पावर 2, इट मीन्स दैट 36 रिजल्ट बनने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 36 रिजल्ट को लिखें तो पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन उनको लिखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम लगेगा। हमें सिर्फ मतलब किससे है, हमें सैंपल पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ किससे, हमें मतलब है सिर्फ किससे, प्राप्त अंकों का योग। यानी जब हम 2 पासों को 2 डाइस को टॉस करेंगे तो जो उनके फेसेस पर जो नंबर आएंगे उनका सम जो आएगा हमें उस सम से मीन्स है। तो सम क्या क्या आ सकता है बच्चों, सम क्या क्या आ सकता है ये आप देखिए। सम क्या क्या आ सकता है, सपोज मैंने देखिए एक ही सम, एक ही नंबर किन्हीं अलग अलग नंबरों का सम एक ही बार आए, सम एक जैसा आए तो हम उसको बार बार काउंट नहीं करेंगे, वो एक ही जगह माना जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स हेड हेड बात की तो एक में हेड टेल बोल दो या टेल हेड बोल दो, बात आ तो एक ही हेड रहा है ना, दोनों में तो हम एक ही काम करते थे ना, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे बच्चों हम बात करेंगे सम ऑफ हेड, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, दोनों पासों पर जो फेसेस पर नंबर आ रहे हैं उनके सम के बारे में हम बात करेंगे। एक्स को दर्शा रहा है, जो पासों के फेसों पर नंबर आ रहे हैं उनके सम को दर्शा रहा है। तो सम क्या क्या आ सकता है, 2 पासों को टॉस करने पर आए अंकों का योग क्या क्या आ सकता है। तो बच्चों परिणाम बनेंगे कुल 36, लेकिन सम की अगर हम बात करें तो सम क्या क्या आ सकता है भाई। एक पासे पर मान लो 1 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, तो सम क्या हो गया 1 1 2 आ गया। तो 2 किन किन नंबरों को जोड़ के आ सकता है, देखिए पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए तो 2 आ सकता है। क्लियर, तो सम 2 आ गया। तो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 2 आ सकता है। ठीक है बच्चों, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 1 आ गया तो सम कितना हो गया 2। पहले पासे पे आया आपका 1, दूसरे पे आया 2, पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पर 2 आया, तो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। पहले पासे पे 1 आया लेकिन अगले वाले पे 3 आ गया तो 4 आ सकता है, सम 4 हो गया ना। पहले पासे पे 1 आया लेकिन अगले वाले पे क्या आ गया, अगले वाले पे जो है 5 आ गया, तो 5 और 1 6। पहले पासे पे 1 आया और दूसरे पे आया बच्चों आपका 3 तो 4 हो गया। पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया तो 4 हो गया। पहले पासे पे 1 आया, अगले वाले पे 4 आया तो 1 और 4 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। पहले पासे पे 1 आया लेकिन दूसरे पर 6 आ गया, पहले पासे पे 1 लेकिन दूसरे पर 6 तो कितना आ गया 7 आ सकता है। ठीक है, अब इनका अगर हम उल्टा करें भाई, पहले पे 1 दूसरे पर 2, पहले पे 1 दूसरे पे 1 तो सम 2, पहले पे 1 दूसरे पर 2 तो कितना आएगा 3 आएगा, या पहले पे 2 दूसरे पे 1 करें तब भी तो 3 आएगा। तो 3 हम 2 बार थोड़ी लिखेंगे भाई, 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पर 2 या पहले पे 2 दूसरे पर 1 आ जाए, सम तो 3 आ रहा है ना, तो हम एक इस बार 3 आया, एक बार यहाँ 3 आया, तो 2 बार 3 थोड़ी लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आप इसको देखिए, सोचने की कोशिश कीजिए, 1 आ सकता, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, 6 आ सकता है, क्योंकि पहले पे 1 दूसरे पे 5 6 आ सकता है, या पहले पे 1 और दूसरे पे क्या है 7 तो नहीं आएगा, 6 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 आए, दूसरे सॉरी पहले पे 2 दूसरे पे 1 तो जोड़ के 3 आ गया, 3 हम लिख चुके हैं, पहले पे 2 दूसरे पे भी 2 तो 4 आएगा, 4 हम लिख चुके हैं। तो इसलिए उन अब नंबरों को हम नहीं लेंगे, उन समों को अब हम नहीं लेंगे जो आ चुके हैं। ठीक है, तो और क्या क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, यस 7 कब आ सकता है, जब पहले पे आ जाए आपका 1 और दूसरे पे आ जाए 6 तो 7 आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो 7 आ सकता है। पहले पे 8 आ सकता है, 8 कब आएगा, देखिए 8 कब आएगा, जब पहले पे आ जाए 2 दूसरे पे आ जाए 6, या पहले पे 6 दूसरे पे 2 तो 8 आ सकता है। पहले पे 3 दूसरे पे 6 9 आ सकता है। ठीक है, या दूसरे पे पहले पे 6 दूसरे पे 3 आ जाए तो 9 आ सकता है। 10 आ सकता है, पहले पे 4 दूसरे पे 6 तो 10 आ सकता है, या पहले पे 6 दूसरे पे 4 10 आ सकता है,
या पहले पे 5 दूसरे पे 5 तो 10 आ सकता है। ठीक है, तो 10 को हम एक ही बार लेंगे, 11 आ सकता है। पहले पे 6 दूसरे पे 5 या पहले पे 5 दूसरे पे 6, 11 आ सकता है। 12 आ सकता है, पहले पे 6 दूसरे पे 6 तो 12 आ सकता है। क्या इससे बड़ा नंबर आ सकता है? सबसे छोटा अगर हम सम की बात करें, सबसे छोटा सम क्या होगा? सबसे छोटा सम होगा 2, क्योंकि 1 आएगा, उससे छोटे नंबर तो आ नहीं सकते हैं, 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि पास पे फेस पर 0 तो नहीं होता, 1 होता है, तो 1 आएगा तो 2। और बड़े से बड़ा क्या आ सकता है? पहले पे भी 6 दूसरे पे भी 6 तो 12 सम, और उसके बीच के ये सम आ सकते हैं। हाँ, ये सम बार बार रिपीट बेशक हो रहा है, लेकिन हम एक सम को एक ही बार लेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? रिजल्ट को हम नहीं लेंगे, सैंपल स्पेस हम टोटल नहीं लिखेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस के जो सैंपल पॉइंट उनको हम नहीं लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है ना, हमें सिर्फ सम चाहिए। भाई सम क्या क्या आ सकता है? आप खुद सोचिए, सम क्या क्या आ सकता है? छोटे से छोटा सम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। भाई पहले पे बना जा दूसरे पे बना जा, सम आ गया 2। बड़ी से बड़ा सम पहले पे 6 दूसरे पे भी 6, उससे बड़ा नंबर कोई नहीं आ सकता, तो 12। और बाकी सम इनके बीच में ही आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी एंड 12 भी। ठीक है, तो ये सम्स आ सकते हैं। तो ये x एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता, या x क्या है? एक यादृच्छिक चर है। तो यादृच्छिक चर हमने निकाल लिया, ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? इनकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इनकी बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें? तो टोटल्स कितने हैं बच्चों? टोटल जो है वो है 6, टोटल है 36, NS टोटल है 36, टोटल है बच्चों 36। अब बच्चों ऐसे कितने हैं जिनकी वजह से सम 2 आया? ऐसे कितने हैं जिनकी वजह से सम 2 आया? उनको देखिए आप, ऐसे कितने बने सैंपल पॉइंट, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिनका सम 2 आया? तो पहले पे 1 दूसरे पे 1, तो एक ही सैंपल पॉइंट है भाई, 1 1, सिर्फ 1 आ सकता है। तो 1 और कोई ऐसा सैंपल पॉइंट है जिनका इनका योग 2 आए तो कोई और नहीं है। तो कितने हैं? ऐसा 1 है, 1 की वजह से 2 आया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो x2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी बार जो है, जैसे 1 आया तो इनकी वजह से इनका सम 2 ही तो होगा। ऐसे क्या और भी हैं जिनका सम 2 आए तो और कोई नहीं बनेगा, एक ही होगा। समझ पा रहे हैं ना आप? तो 1 और अपॉन 36। ठीक है, ऐसे ही x3, तो 3 किस किस पर आया? तो 3 कैसे आ सकता है? 3 आ सकता है, एक तो बच्चों आपका जो है 1 2 आ जाए, ठीक है, या 1 2 आ जाए, 1 2 आ जाए, या 2 1 आ जाए। क्या और कोई है जो 3 आ सकता है? तो नहीं। तो कितनी वजह से? 1 और 1 2 हैं, तो 2, और टोटल कितने हैं? 36। ठीक है, ऐसे ही x4 की बात करें तो 4 कितने पे आ सकता है बच्चों? 4 आ सकता है आपका कि 1 3 आ जाए, 3 1 आ जाए, 2 2 आ जाए। क्या और कोई है भाई? 4 कौन कौन ला सकता है? 1 3 3 1 3 1 या 1 3 या 3 1 या 2 2 ला सकता है। क्या और कोई 4 ला सकता है जिनका सम 4 आ जाए? इनका योग करके सम आ रहा है, तो बस कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 का अगर हम निकालेंगे बच्चों तो 3/36। ठीक है, ऐसे ही 5 कितनों से आ सकता है? तो 5 कितने से आ सकता है? देखिए 1 4 आ जाए, ठीक है, या 1 3 आ जाए, ठीक है, नहीं 1 3 नहीं आएगा, 1 4 आ जाए, ठीक है, 1 4 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 3 आ जाए चलेगा, या 4 1 आ जाए, ठीक है, या 3 2 आ जाए। और किसी वजह से तो सम नहीं आ सकता 5, क्योंकि इन्हीं पे सम 5 आ रहा है। देखो तो कितने हो गए? 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हम यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आ रही है पी एक्स कितनी आ रही है भाई? 1/36। यहाँ पी एक्स कितनी आ रही है भाई? 2/36। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कैंसिल कर दीजिए आप 18 बार। तो पी एक्स कितनी आ जाएगी आपकी? पी एक्स आ जाएगी 1/18। यहाँ पे 12 तिया 36, तो यहाँ पे पी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/12। यहाँ पर आप देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, तो पी एक्स कितनी आएगी यहाँ पे? 4/36, तो मतलब में आके 1/9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और आप देखिए 5 आ गया। 6 कैसे आ सकता है बच्चों? 6 कैसे आ सकता है? तो 6 आ सकता है 1 5 आ जाए,
ठीक है, 1 5 आ जाए, 2 4 आ जाए, 4 2 आ जाए, या 5 1 आ जाए, या ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे भी डायरेक्ट लैंग्वेज में समझा सकता था लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर 4 2 आ गया, 2 4 भी हो सकता है, आ गया, 5 1 आ गया, 1 5 हो सकता है, 6 आ गया, या 3 3 आ सकता है, ठीक है। और कोई रह गया क्या? और ये 1 5 का सम 6 हो गया, 2 4 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और कोई नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के 5/36 ये कैसे आ गया? ये भी px आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको निकालनी है। ऐसे ही बच्चों जो है 7 कैसे आ सकता है, 8 कैसे आ सकता है, 9 कैसे आ सकता है, 10 कैसे आ सकता है, 11 कैसे आ सकता है, 12 कैसे आ सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमको बच्चों लिख लेना है, ठीक है। देखिए और निकाल लेते हैं यहाँ पे x 7, तो भाई 7 योग कैसे कब आ सकता है? 7 आ सकता है तो 1 6 आ जाए, ठीक है, या 6 1 आ जाए, या 2 5 आ जाए, या 5 2 आ जाए, ठीक है, या फिर आपका जो है 4 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, ठीक है, या और कोई ऐसे आ सकता है 6 7 7 7 7 7 7, ठीक है। और कुछ है 7 कैसे आ सकता है? 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 3 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, 5 हो गया, और 2 हो गया, सही ये सब हो गए बच्चों, ठीक है, सारी बातें बन गई। अब 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x px क्या होगा यहाँ से? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6/36 यानी 1/6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों x 8 कैसे आ सकता है? तो भाई 1 6 तो नहीं आएगा, 2 6 आ जाए, या 6 2 आ जाए, 6 2 आ जाए, ठीक है, 3 5 आ जाए, या 5 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी है 8 आने की सम, तो पहले पे तो दूसरे पे 6 तो 8 आएगा सम, पहले पे 6 दूसरे पे तो सम 8 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5/36 px, ठीक है, ये आ गया। और 9 कैसे आ सकता है? x 9, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आप इतना नहीं लिखेंगे, यही आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 9 कैसे आ सकता है बच्चों? 9 आ सकता है आपका पहले पे आ जाए 3, दूसरे पे आ जाए 6, या पहले पे 6 दूसरे पे 3, ठीक है, या आपका आ जाए 4 5, या 5 4 आ जाए, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है 9 आने की? और कोई नहीं है। तो 4/36 मतलब कि 1/9। 10 कैसे आ सकता है? तो आप समझ पाए ना सारी बातें मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 10 कैसे आ सकता है? पहले पे 5 दूसरे पे 5, और कोई तरीका नहीं है 10 आने का? और कोई तरीका एक और है, पहले पे 6 दूसरे पे 4, या 4 6, और कोई तरीका है 10 आने का? और कोई तरीका नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 3/36, इट मीन्स दैट कि 1 ये हो गया आपका 12 आती है 36 यानी 12, ठीक है, 1/12 प्रोबेबिलिटी आ गई, सही है। अब ऐसे 11 कैसे आ सकता है? तो x 11 हम कैसे ला सकते हैं भाई? पहले पे 6 दूसरे पे 5, या पहले पे 5 दूसरे पे 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/36 यानी कि 1/18, ठीक है। ऐसे ही एक और रह गया x 12 कैसे ला सकते हैं आप? x 12 कैसे ला सकते हैं आप? तो 6 और कोई प्रोसेस नहीं है, तो 1/36। ये मैंने सभी को बहुत विस्तार से समझाया बच्चों, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा कैसे क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। सिर्फ हमें वो चाहिए कि किन किन पर सम आ सकता है। तो x तो हमने आराम से निकाल लिया, यादृच्छिक चर तो हमने निकाल लिया, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें वो नंबर चाहिए, वो सैम्पल पॉइंट के नंबर चाहिए जिनकी वजह से सम आ रहा है। कितना? जिनकी वजह से सम 2 आया है, जिनकी वजह से सम 3 आया है, जिनकी वजह से सम 4, कितनों की वजह से सम 2 आया है? तो सिर्फ 1,1 एक की वजह से सम 2 आया, तो 1/36, 1 और टोटल 36, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी तो निकालो। फेवरेबल केस कितने हैं? फेवरेबल केस कितने हैं? 2 आने के, सम 2 आने के एक ही फेवरेबल केस है, और टोटल 36, इट मीन्स दैट 1/36। सम 3 आ जाए, इसके फेवरेबल केस कितने हैं कि बच्चों? इसके फेवरेबल केस हैं आपके 3, चाहे 1,2 आ जाए, सॉरी 2 है, 1,2 आ जाए, 2,1 आ जाए, तो 2 फेवरेबल केस हैं और टोटल 36। तो ऐसे करके सारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हमें क्या बनाना है? हमें बनानी है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन में यादृच्छिक चर लिखे जाएंगे और उनके संगत उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएंगी।
तो हमें यादृच्छिक चर और उनकी संगत प्रोबेबिलिटी दोनों ही ज्ञात करनी पड़ेंगी, तब हम एक यादृच्छिक उसकी प्रायिकता बंटन बना पाएंगे। अब हम बात करें यहाँ पर कि प्रायिकता बंटन क्या है भाई, प्रायिकता बंटन कैसे बना है। तो प्रायिकता बंटन बना दो बच्चों, यहाँ पे देखिए कैसे बनाए हम प्रायिकता बंटन। तो उसके लिए मैं इनको हटा दूंगा। अब प्रायिकता बंटन में क्या है, टेबल बनानी पड़ती है बच्चों, क्या बनानी पड़ती है, टेबल। यहाँ पर देखिए प्रायिकता बंटन हम कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर आपके आएंगे यादृच्छिक चर, यस, ठीक है। और यहाँ पर आएगी उनकी संगत प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सम प्रायिक यादृच्छिक चर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। अब इनकी संगत प्रोबेबिलिटीज लिख लीजिए बच्चों। तो इसकी संगत प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36, तो 1/36। इसकी संगत प्रोबेबिलिटी कितनी है प्यारे, ये है 1/80, 1/80, ठीक है। इसकी संगत प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने, 1/12, तो 1/12। इसकी संगत प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 आने की, 1/9, तो 1/9, ठीक है। इसकी संगत प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/36, तो 5/36, ठीक है। इसके संगत प्रोबेबिलिटी कितनी है 7 की, तो 1/6, तो 1/6, ठीक है। 8 आने की संगत प्रोबेबिलिटी 5/36, तो 5/36, ठीक है। 9 की 1/9, तो 1/9, ठीक है। 10 आने की संगत प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, तो 1/12, तो 1/12। 11 आने की 1/18, तो 1/18, एंड 12 आने की 1/36, तो 1/36। ये है बच्चों तरीका, आप इसको इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। एक मिनट बच्चों को इसमें थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करने वाले हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आपको ऐसे ये करना है। तो कुल मिला के प्रायिकता बंटन हम क्या बनाने वाले हैं, प्रायिकता बंटन हम बनाने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले आप जो है उनकी यादृच्छिक चर बना लीजिए, रैंडम वेरिएबल निकाल लीजिए, फिर उन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिए उनके करस्पॉन्डिंग, और रैंडम वेरिएबल के संगत उसकी प्रायिकता को लिख दीजिए एक टेबल की फॉर्म में। यही होती है बच्चों प्रायिकता बंटन। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होती है प्रायिकता बंटन। मैंने एक एग्जाम्पल लिया अच्छा सा बड़ा सा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो हर चीज़ को मैंने समझाया। आने वाले क्वेश्चंस में हम ये चीज़ निकाल के, ये चीज़ हम डायरेक्ट निकालेंगे और ये हम जो है सैम्पल पॉइंट्स दिखाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है। अब आप समझ गए होंगे कैसे हम उनको ले रहे हैं, तो आगे जाके हम इनको शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ 2 चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल, और प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इतना अगर आप पढ़ लेंगे, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो अब एक्सरसाइज के आप काफ़ी क्वेश्चंस जल्दी से हटा सकते हैं बच्चों, यानी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए बच्चों आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज है बच्चों 13.4।
देखिए 13.4 में एक्चुअली बच्चों है क्या, इसमें कहा है बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता आवंटनों में से कौन कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, अपने उत्तर का कारण सहित लिखिए। यानी यहाँ पर बच्चों हमें प्रायिकता आवंटन दे रखी है। क्या दे रखी है? प्रायिकता आवंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे बच्चों गिवन है। इसमें कहा है बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता आवंटनों में, कुछ प्रायिकता आवंटन हमें दे रखी हैं, इनमें कौन कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। इनको करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले तो किसी भी प्रायिकता आवंटन में जो हमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्वैच्छिक चरों के साथ में, यानी प्रायिकता यादृच्छिक चरों के साथ में, यादृच्छिक चरों के साथ में जो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सबसे पहला मेन बात तो इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि उन सभी का जो सम है बच्चों वो 1 आएगा। क्योंकि कितनी भी घटनाएं घटित क्यों ना हो, उन सब का जो सम होता है वो बच्चों 1 होता है, ना 1 से कम होता है ना 1 से ज़्यादा होता है। टोटल इवेंट जो घटित होती हैं उनका जो सम होता है बच्चों वो क्या होता है? 1। ये आप पढ़ के आए होंगे 11th में भी 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि घटना घटित होने की या ना घटित होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो बच्चों 1 होता है। ठीक है बच्चों, आई होप। और किसी भी घटना घटित होने या ना घटित होने की जो घटना का जो निकल के आता है रिजल्ट, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, और ऋणात्मक है तो वो गलत है। और सभी प्रायिकताओं का जो सम आता है वो फाइनली 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले हमें एक पहली प्रायिकता आवंटन दे रखी है, उसको लिख लेते हैं बच्चों। एक्स यहाँ पर इसको थोड़ा सा, पहला सवाल है पहले का पहला पार्ट, यहाँ प्रायिकता आवंटन है, उसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हम आपको समझा सकें अच्छे से बच्चों। ठीक है, ये है, तो यहाँ पर आपका ये एक्स है, ठीक है, यादृच्छिक चर है, और ये इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। इसका 1 है रैंडम वेरिएबल, तो इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.4। रैंडम वेरिएबल 2 है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2 है बच्चों। ठीक है, तो यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, अपना उत्तर कारण सहित बताना। तो ये तो संभव है बच्चों, क्यों? क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी कोई भी नेगेटिव नहीं है। एक चीज़ आप ये चेक कीजिए, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, पहली बात ठीक है। दूसरी बात, क्या सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है? तो अब कॉस्ट चेक कर लेते हैं हम, 0.4, 0.4, 0.8 और 0.2, तो 0.4.8 प्लस 0.2 तो 1.0, इनका सम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों बात सही है। ठीक है बच्चों, दोनों बातें सही हैं। इट मीन्स दैट कि ये जो है निम्नलिखित प्रायिकता आवंटन में कौन कौन से यादृच्छिक के लिए संभव नहीं है। ये तो संभव है भाई, ये तो संभव है, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का योग 1 है और कोई भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं है, इसीलिए ये जो है यादृच्छिक चर के लिए संभव है। इसमें पूछिए कौन कौन सी संभव नहीं है, तो ये तो संभव है, ये तो हमारा आंसर है नहीं। दूसरा, एक्स और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये रैंडम वेरिएबल हो गए। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 एंड 0.3। तो भाई सबसे पहली बात कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तो पहली बात गलत होगी भैया, प्रोबेबिलिटी देखो नेगेटिव आ रही है, गौर दीजिए आप यहाँ पे। इस जो यादृच्छिक चर है ये बच्चों, रैंडम जो वेरिएबल है 3, इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो नेगेटिव आ रही है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये हमारा सही आंसर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसने ये कहा है कि कौन कौन से यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, तो यही संभव नहीं है भाई। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, थर्ड वाले में y
करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी वाई, -1 0 1 0.6 0.1 0.2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी चेक कीजिए, कोई नेगेटिव तो नहीं है, नो नेगेटिव, और सभी का सम 1 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं भैया। सम 0.6 0.2 0.8 एंड 0.9 आ रहा है, तो ये नहीं है, क्योंकि सम तो 1 होता है, सभी प्रायिकताओं का सम 1 होता है, तो यहाँ 1 नहीं है। ठीक है, एक ये भी आपकी जो है चर के लिए संभव नहीं होगी। फोर्थ की अगर हम बात करें, यादृच्छिक चर के लिए ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है, ये संभव है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ के बारे में, तो फोर्थ में बच्चों क्या है, जेड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी जेड। ठीक है, कितना है यहाँ पे 3 2 1 0 एंड -1। ठीक है, 0.3 0.2 0.4 0.1 एंड 0.05। सबसे पहले कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात। दूसरी, सभी का सम 1 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 0.3 0.2 0.5 0.9 और ये 1.05 आ गए, तो भैया तो किसी भी, मैंने क्या बताया, कितनी भी प्रोबेबिलिटी निकल के आए, सभी प्रोबेबिलिटी का जो समय है वो 1 होता है ना, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी प्रोबेबिलिटी का। बट यहाँ तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1.05 आ रहा है, ये तो ज़्यादा हो गया ना, 1 से ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये भी यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, ये भी यादृच्छिक के लिए संभव नहीं है, ये भी यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, सिर्फ यही यादृच्छिक चर के लिए संभव है, बाकी ये तीनों संभव नहीं है। रीजन मांगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ सम 1 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ भी सम 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो सम है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये जो है यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। सिर्फ पहली वाली जो प्रायिकता बंटन है वही यादृच्छिक चर के लिए पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बच्चों पांचवा सवाल की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी पांचवा नहीं, दूसरा सवाल, पहले के 4 पार्ट थे, ये 4 क्लियर। अब समझते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन अब आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे और आप पेशेंस रखिए, जैसे ही हम 4-5 तक क्वेश्चन करेंगे आपको सारी चीज़ें एकदम ओपन हो जाएंगी बच्चों। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल जो दिए हैं, अगर आपने उन्हीं को थोड़ा सा 100% समझने की कोशिश की होगी तो आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसको पढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंदें हैं। एक कलश है, कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें। ओके, 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली गई। मान लीजिए कि एक्स काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है। एक्स क्या है, एक्स किसको डिनोट करता है, एक्स डिनोट करता है ब्लैक बॉल को, काली गेंद को। ठीक है, एक्स के संभावित मान क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। क्या एक्स एक यादृच्छिक चर है? तो आइए चेक करते हैं भाई। एक कलश में भाई 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये है एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। ठीक है, यादृच्छिक इसमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं। तो भाई 2 गेंद अगर हम निकालेंगे, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स काली गेंद को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मेन है यहाँ पे, एक्स बराबर काली गेंद को दर्शाता है। ठीक है, एक्स जो है वो काली गेंद को दर्शा रहा है। तो देखिए बच्चों, रैंडमली जब हम यहाँ से 2 गेंदें निकालेंगे, टोटल गेंद कितनी है, 5 रेड और 2 ब्लैक, कुल मिला कितनी होगी, 7 गेंद हो गई। कुल गेंद कितनी है भाई, 7। तो कुल गेंद बराबर हो गई 7। तो भाई रैंडमली हम जो 2 गेंद यादृच्छिक यहाँ से 2 गेंद निकालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी। हो सकता है पहली गेंद निकालें वो भी काली ना हो, दूसरी गेंद निकालें वो भी काली ना हो। ठीक है, पहली गेंद निकालें वो भी काली ना हो, दूसरी गेंद निकालें वो भी काली ना हो। इट मीन्स दैट कि एक भी काली ना हो। भाई पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जब हम 2 ब्लैक बॉल चुनेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 काली गेंद यादृच्छिक निकालने पर प्रतिदर्श समष्टि
प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी बच्चों? भाई पहली भी रेड निकले और दूसरी भी रेड निकल आए, या पहली रेड निकले दूसरी ब्लैक निकल आए, या पहली ब्लैक निकले दूसरी रेड निकल आए, या पहली ब्लैक निकल आए दूसरी ब्लैक निकल आए। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों, और कोई है क्या? ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अब बच्चों हम बात करें कि एक्स आर आर, भाई कितनी रेड हैं? भाई बात कर रहे थे एक्स क्या है, काली गंग और सारा, तो कितनी ब्लैक हैं? एक भी ब्लैक नहीं है प्यारे, 0 ब्लैक। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर बी में कितनी रेड है, तो भाई एक रेड है, या बी आर की बात कर लो, बात तो एक ही है। कितनी बच्चों रेड ब्लैक हैं, तो एक में एक ब्लैक है। ठीक है, या एक्स बी बी में बात करें तो भाई कितनी ब्लैक हैं, कि दोनों ब्लैक हैं। तो x बराबर क्या आ गया, 0 1 2। ठीक है बच्चों, तो हमसे कहा था कि x के संभावित मान क्या हैं, तो ये हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टैंड? स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल्स दिए थे ना, यादृच्छिक चर, ठीक है, रैंडम वेरिएबल निकालने के, वही एक तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। x की पॉसिबल वैल्यू निकाली थी, पूछी थी तो क्या है। अगर इसकी प्रायिकता बंटन निकलवाएं तो प्रायिकता बंटन भी हम बना सकते हैं। इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ प्रायिकता बंटन बना के कैसे बनाएंगे बच्चों प्रायिकता बंटन। देखिए इसी में बता रहा हूँ। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें ब्लैक बॉल 0 आ रही है, तो 1 है, और टोटल 7, तो 1/7। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिनमें ब्लैक 1 आ रही है, 1 बॉल ब्लैक आ रही है, तो भाई ऐसे 2 हैं, तो कुल मिला के 2/7 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्या आ गई, px, ये भी px। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिनमें दोनों की दोनों ब्लैक हैं, तो वो 1 है, इट मीन्स दैट कि 1/7। ठीक है, ऐसे और तो कोई है नहीं बस। तो इसकी प्रायिकता बंटन कैसे बनाएंगे, प्रायिकता बंटन, तो भाई ऐसे टेबल बना लो ये। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए यादृच्छिक चर x और यहाँ px। ठीक है, तो सबसे पहले 0 तो कितना 1/7। ठीक है, इसकी 1 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, इसका आपका कितना आ रहा है, ये यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, ये है आपका 2 है ना, 2 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करिए तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, इनको आप समझेंगे तो ऐसे आप प्रायिकता बंटन भी बना सकते हैं, और आप उसकी x की पॉसिबल वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है।